चलो बैठ जाओ। स्टार्ट भी नहीं कर पा रहे। ज्योग्राफी की पहली क्लास होगी आज? यस सर। इससे पहले नहीं पढ़ाया गया? नो सर। पॉलिटी की हो चुकी है एक क्लास की, दो क्लास? दो ही है। यस सर। सबसे ज्यादा साइंस की क्लास हो रही है ना? साइंस की क्लास। फिलहाल तो अभी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, लेकिन ओरिजिनेट करेंगे उसको वर्ल्ड ज्योग्राफी से, ठीक है? देखो, अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो जो ज्योग्राफी वर्ड है उसको ओरिजिनेट किया गया है यूनान में, है ना? इसका ओरिजिन कहाँ है? यूनान में इसको ओरिजिनेट किया गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी सिर्फ यूनान के लिए बनी है, ठीक है? लेकिन यूनानियों ने सबसे पहले ज्योग्राफी को पढ़ना स्टार्ट किया था, और तब ये ज्योग्राफी कोई सब्जेक्ट नहीं था। तब ज्योग्राफी क्या थी? एक फिलॉसफी थी। ज्योग्राफी क्या थी? एक फिलॉसफी थी। और जब कोई फिलॉसफी प्रूव्ड हो जाती है, ठीक है, उसके फैक्ट क्या हो जाते हैं? क्लियर हो जाते हैं, प्रूव्ड हो जाते हैं, लोग उस फिलॉसफी से क्या हो जाते हैं? सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो उसी फिलॉसफी को हम लोग क्या बना लेते हैं? सब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है? उसी फिलॉसफी को क्या बना लेते हैं? सब्जेक्ट बना लेते हैं। कुल मिलाकर के आप समझ सकते हो कि अगर कोई आप हाइपोथेसिस दे रहे हो, जब तक वो प्रमाणित नहीं है तब तक वो क्या है? आपकी फिलॉसफी। जैसे कि आपने बोल दिया कि जो तारों का चमकना है वो इस वजह से होता है क्योंकि बहुत दिन पहले कोई रामलाल चले गए थे यूनिवर्स में, और वो वहां पर लालटेन लेके खड़े हैं, ठीक है, चांद पर या तारे पर, तो इस वजह से वो चमक रहा है। तो ये क्या हो गई? आपकी फिलॉसफी हो गई। अब जब तक लोगों को नहीं पता है कि वहां रामलाल नहीं है, तब तक वो फिलॉसफी क्या है? आपकी चलती रहेगी। लेकिन जब वो प्रमाणित हो जाएगा कि नहीं ये गलत है, और कोई दूसरी अपनी संकल्पना देगा प्रमाणित करके, तो वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है? तो शुरुआत में लगभग सारे सब्जेक्ट ही फिलॉसफी थे। जब धीरे धीरे वो प्रूव होते गए तो वो क्या बनते चले गए? सब्जेक्ट बनते चले गए। तो जो यूनानियों ने दिया था, यूनानियों की जो ज्योग्राफी थी, ये एकमात्र क्या थी? आपकी फिलॉसफी थी। लेकिन माना किसको जाता है? यूनानियों को ही माना जाता है, इसका जन्मदाता, ठीक है? यूनान जिसकी राजधानी कहां पर है? कैपिटल इसकी एथेंस है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है? एथेंस। ज्योग्राफी के जो फादर हैं, जिन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी की स्टडी की है ना, देखिए, यूनानियों ने ज्योग्राफी की एक फिलॉसफी दी थी, और उस फिलॉसफी को प्रमाणित किया ग्रीक वासियों ने। किसने प्रमाणित किया? ग्रीक वासियों ने, ग्रीक देश के लोगों ने उसको प्रमाणित किया, और फिर वो उसको एज ए सब्जेक्ट एडॉप्ट किया गया, ठीक है? पहले वो आपकी क्या थी? फिलॉसफी थी। फादर ऑफ ज्योग्राफी जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? आपके हिकैटियस माने जाते हैं। हिकैटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी माना जाता है क्योंकि इन्होंने ज्योग्राफिया वर्ड दिया था। कौन सा वर्ड दिया था? ज्योग्राफिया। यानी कि ज्योग्राफी वर्ड का सबसे पहला यूज किसने किया था? हिकैटियस ने किया, ठीक है? इस वजह से इनको क्या माना जाता है? फादर ऑफ ज्योग्राफी माना जाता है। लेकिन इस समय तक ज्योग्राफी के कोई भी तथ्य प्रमाणित नहीं थे, ठीक है? जब इसको सिस्टमेटिक वे में स्टडी किया गया, पहले स्टडी करना अलग बात होती है, सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना अलग बात होती है। अब पूरे एलिफेंट में अगर आप सिर्फ कान की स्टडी कर रहे हो, एलिफेंट का कान, तो आप उसी के बारे में बताओगे वो सूप जैसा है, उसका आकार ऐसा होता है, उसमें ये होता है, उसमें वो होता है। लेकिन जब आप पूरी बॉडी की स्टडी करोगे तो क्या माना जाएगा? उसको सिस्टमैटिक स्टडी माना जाएगा। उसको क्या बोलेंगे? सिस्टमैटिक स्टडी बोलेंगे। और तभी आप उसका शेप, साइज और जितना भी उसकी एक्टिविटीज है उसको आप एक्चुअल वे में समझा सकते हो लोगों को, ठीक है? तो हिकैटियस ने सिर्फ ज्योग्राफी वर्ड दिया था, इन्होंने सिस्टमैटिक वे में स्टडी नहीं की थी, फिलहाल स्टडी की थी, ठीक है? इसको सिस्टमैटिक वे में स्टडी करने वाले कौन थे? इराटोस्थनीज थे। इराटोस्थनीज ने इसको सिस्टमैटिक वे में
स्टडी किया था, इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। तो ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जो सिस्टमैटिक वे में स्टडी किया था किसने किया था, इराटोस्थनीज ने किया। ठीक है, इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो आपको एक वर्ड और मिलता है, हम्बोल्ट, है ना, उनको भी फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है, लेकिन उनको फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। यानी कि ये जो थॉट्स थे, कैटलिस्ट के सबसे पुराने थॉट्स थे, लाइक फिलॉसफी, उस फिलॉसफी को थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में स्टडी किसने किया, इराटोस्थनीज ने किया। इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। और इस ज्योग्राफी में जो नए नए फिनोमिना हो रहे हैं उनको समझाने का क्रेडिट किसको जाता है, हम्बोल्ट को जाता है। ठीक है, इस वजह से उनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। ये सिर्फ फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हम्बोल्ट, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कौन है, हम्बोल्ट है। अब देखो, अगर ज्योग्राफी का बहुत अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है, एज ए सब्जेक्ट, तो आपको दो चीजों का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ज्योग्राफी का अगर आपको अच्छे से स्टडी करना है तो दो चीजों का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ग्लोब और मैप। मतलब बिना, आपको अगर ज्योग्राफी पढ़ना है तो बिना ग्लोब और मैप के आप उसकी स्टडी नहीं कर सकते हो बेहतर तरीके से, सिर्फ आप उसको रट सकते हो। अगर ज्योग्राफी को एक्चुअल में समझना है तो फिर ग्लोब का नॉलेज होना चाहिए, साथ साथ में मैप का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ज्योग्राफी की स्टडी को आसान करने के लिए ग्लोब बनाया गया और मैप बनाया गया। ठीक है, पहला ग्लोब किसके द्वारा बनाया गया, पहला ग्लोब बनाया गया मार्टिन बाहम के द्वारा। देखो, ग्लोब क्यों जरूरी है, हम स्टडी तो मैप से भी कर सकते हैं, लेकिन मैप में देखोगे ये जो हिस्सा है, यहां पर कोई हिस्सा है और कोई हिस्सा यहां पर है। ठीक है, आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस बहुत ज्यादा दिखेगी, लेकिन जब ये रोल करके आता है एक्चुअल अर्थ के शेप में, तो ये जो रहता है इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम रहता है। या एक ही बॉडी के दो पार्ट होते हैं, ये एक ही बॉडी के दो पार्ट होते हैं, लेकिन इधर से देखोगे तो क्या है, ये बहुत दूर है, ये दोनों उंगलियां बहुत दूर हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ये दो उंगलियां अगर ऐसे घूम के आए तो बहुत दूर है, लेकिन है तो एकदम नजदीक नजदीकी। तो सिर्फ मैप से स्टडी नहीं की जा सकती है ज्योग्राफी की, उसके लिए ग्लोब का भी नॉलेज होना चाहिए। ग्लोब को सबसे पहले किसने रिप्रेजेंट किया था, मार्टिन बाहम ने। ठीक है, अगर हम मैप की बात करें तो मैप सबसे पहले किसने बनाया था, सबसे पहला मैप अगर हम बात करें तो इंडिया के लिए किसने बनाया था, आर्नवाइल ने बनाया था। आर्नवाइल ने इंडिया का सबसे पहला मैप बनाया था। ठीक है, अब इंडिया का मैप ही इन्होंने बनाया था, लेकिन पूरे वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं किया था। अब जैसे आपने इंडिया का मैप बना दिया कुछ इस तरीके से, है ना, लेकिन इस इंडिया के मैप के साथ साथ आप चाइना की पोजीशन, इंडोनेशिया की पोजीशन, पाकिस्तान की पोजीशन, लंका की पोजीशन और पूरे वर्ल्ड की पोजीशन नहीं बता रहे हो, सिर्फ इंडिया को ही मैप में रख रहे हो, तो आप इंडिया की एक्चुअल पोजीशन नहीं बता सकते हो ना, कि बाकी कंट्रीज के रेस्पेक्ट में इंडिया कहां पर है। अगर बाकी कंट्रीज से चलना हो तो इंडिया कैसे पहुंचेंगे, इंडिया के लिए रास्ते क्या होंगे, है ना, इंडिया कौन सी कंट्रीज का नाइबर्स है, ये सारी चीजें नहीं बता सकते हो। किसके साथ इंडिया के झगड़े चल रहे होंगे, किसके साथ इंडिया का व्यापार चल रहा होगा। तो इंडिया का मैप सिर्फ किसने बनाया था, आर्नवाइल ने बनाया था। ठीक है, इंडिया को वर्ल्ड मैप में सबसे पहले किसने रिप्रेजेंट किया था, टॉलमी ने रिप्रेजेंट किया था। रिप्रेजेंटेड इन वर्ल्ड मैप
इंडिया को सबसे पहले वर्ल्ड मैप में किसने रिप्रेजेंट किया था? टॉलमी। पूरे विश्व के साथ इंडिया का मैप किसने रिप्रेजेंट किया था? टॉलमी। तो आप ये कह सकते हो पूरे वर्ल्ड का सिस्टमैटिक मैप सबसे पहले किसने बनाया था? टॉलमी ने बनाया। आगे बढ़े इसमें। यस। अब देखिए ज्योग्राफी की स्टडी को आसान करने के लिए ज्योग्राफी को दो मेजर सेक्शन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जब आप मैप भी पढ़ते हो तो दो मेजर सेक्शन पढ़ते हो मैप के, है ना, पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप। वैसे ज्योग्राफी को आसान करने के लिए ज्योग्राफी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक को क्या बोला गया? फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में वो सारी चीजें आती हैं जो नॉन लिविंग होती है, ठीक है। फिर वो चाहे आपका जलमंडल हो यानी कि हाइड्रोस्फीयर हो, यानी कि जितने भी समुद्र नदियां हैं ये सब किसमें आ जाते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी में आ जाते हैं। लिथोस्फीयर हो यानी कि स्थल मंडल हो, पहाड़ पर्वत झरने, है ना, वन मिट्टियां मृदा, ये सब किसमें आ जाते हैं? लिथोस्फीयर में आ जाते हैं। जितनी भी गैसेज हैं ये किसमें आ जाती हैं? एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं। तो ये हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर की स्टडी जो है हम लोग बहुत अच्छे से किसमें करते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी में करते हैं। मतलब कौन सा पर्वत कहां पर है, उस पर्वत से कौन कौन से वनस्पतियां मिलती हैं, कौन कौन से जानवर उसमें पाए जाते हैं, कौन कौन सी नदियां उससे निकलती हैं, कौन कौन से पठार वहां पर, इसके साथ साथ कितने समंदर की जो वहां के वेजिटेशंस होते हैं वो सारी चीजें, और इसके साथ साथ एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स है, कौन सी गैसेस का डेंसिटी कितना होता है, कौन सी गैस हार्मफुल होती है, ये सारी चीजें हम लोग किसमें स्टडी करते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं, ठीक है। यहीं पर हम अगर बात करें फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसको हम लोग बोलते हैं अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर से इनके नाम की शुरुआत होती है। वैसे पूरा नाम भी मुझे पता है अलेक्जेंडर, लेकिन इनके नाम का फर्स्ट वर्ड है, ठीक है। तो फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी कौन है? अलेक्जेंडर है। इसमें स्टडी किसको किया जाता है? हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर को मेजरली इसमें स्टडी किया जाता है, ठीक है। जो ज्योग्राफी का दूसरा सेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी देखो क्या होता है। ह्यूमन ज्योग्राफी होता है वो रिलेशन जो ह्यूमंस और फिजिकल ज्योग्राफी के बीच में होता है। ह्यूमंस और फिजिकल ज्योग्राफी के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। जैसे कि इंसानों की जो इकोनॉमिक्स है वो किस तरीके से फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेट होती है। भाई मिट्टी नहीं होगी तो फसलें नहीं होंगी, फसलें नहीं होंगी तो जीडीपी नहीं मिलेगी, खाने पीने के लिए राशन नहीं मिलेगा, या फिर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, पेड़ पौधे कम पड़ जाएंगे ना, ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, लकड़ियां नहीं मिलेंगी, पानी नहीं मिलेगा। तो ह्यूमन पूरी तरीके से किस पे डिपेंड होता है? फिजिकल ज्योग्राफी पे डिपेंड होता है। और फिजिकल ज्योग्राफी के जो अलग अलग फैक्टर है, यानी कि हाइड्रोस्फीयर से किस अलग तरीके से रिलेट करता है, उसके बीच में रिलेशन कुछ अलग तरीके का है। लिथोस्फीयर के साथ अलग तरीके का रिलेशन है, भाई यहाँ पर खेती करता है, यहाँ से पेड़ पौधे होते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन लेता है। और हाइड्रोस्फीयर किस तरीके से रिलेशन रखता है कि यहाँ से क्या बनते हैं? बादल बनते हैं, बारिश होती है, तो जितना भी आपकी ये होती है जिसको आप बोलते हो वायुमंडलीय जो आपके घटक होते हैं वो सब किसमें आ जाते हैं? आपके एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, वायुमंडलीय घटक में जाते हैं। लेकिन जो आपके मौसम परिवर्तन होते हैं, ठीक है, जलवायु परिवर्तन होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? हाइड्रोस्फीयर की वजह से होते हैं, या लिथोस्फीयर के पहाड़ों पर्वतों की वजह से होते हैं। कुल मिलाकर के टोटली जो ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं वो किस पे डिपेंड रहते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी पे डिपेंड रहते हैं।
अलग अलग रिलेशंस के साथ। भाई हेटेरोस्फीयर के साथ कुछ अलग रिलेशन होगा, लिथोस्फीयर के साथ कुछ अलग रिलेशन होगा, एटमॉस्फेयर के साथ कुछ अलग रिलेशन होगा। इनमें से अगर कोई भी सेक्शन अगर हम हटा दें तो ह्यूमन जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम किस में रखते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में रखते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम उन रिलेशंस को स्टडी करते हैं जिन रिलेशंस के अकॉर्डिंग ह्यूमंस हैड इन फिजिकल ज्योग्राफी पर डिपेंड रहते हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन, ये ह्यूमन बीइंग को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट डालते हैं ह्यूमन लाइफ पर, है ना। तो ये सारी स्टडी हम लोग किसमें करेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी में करेंगे। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ रिलेशन, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमंस एंड फिजिकल ज्योग्राफी। ह्यूमंस और फिजिकल ज्योग्राफी के बीच में जो रिलेशन होता है, सिर्फ उसी रिलेशन की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। फिर चाहे ह्यूमंस का इकोसिस्टम हो, चाहे उनकी इकोलॉजी हो, चाहे एटमॉस्फेयर चेंज हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे आपकी खेतियां हो, किसानी हो, पेड़ पौधे पहाड़ किस तरीके से हमको इन्फ्लुएंस करते हैं, वन संपदाएं हमको कैसे प्रभावित करती हैं, एटमॉस्फेयर हमको कैसे प्रभावित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाने से हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कम पड़ने में हमारे में क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, सीएफसी अगर फैला जाए एटमॉस्फेयर में तो हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं। वो सारी चीजें हम लोग इसमें स्टडी करते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। सिर्फ उन चीजों को स्टडी करते हैं जो इनकी वजह से ह्यूमन लाइफ में होती है। ठीक है, ह्यूमन लाइफ पे ये जो प्रभाव डालते हैं, सिर्फ उन प्रभावों का अध्ययन क्या कहलाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक है, इसके जो फादर है ह्यूमन ज्योग्राफी के, वो कौन है, रेटजेल है। ठीक है, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कौन है, रेटजेल। नोट कर लिया आप लोगों ने, आगे बढ़े इसमें। अब देखिए, ज्योग्राफी अगर आपको पढ़ना है तो कुल मिलाकर के ज्योग्राफी का मतलब ही क्या होता है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफी का मतलब क्या होता है, स्टडी करना। यानी कि कुल मिलाकर के आपको किसकी स्टडी करना है, पृथ्वी की स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पृथ्वी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, पृथ्वी का एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो पृथ्वी किसका पार्ट है, पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। सोलर सिस्टम हमारा किसका पार्ट है, हमारे कॉन्स्टलेशन का पार्ट है। कॉन्स्टलेशन किसका पार्ट है, नेबुला का पार्ट है। नेबुला किसका पार्ट है, गैलेक्सी का पार्ट है। और गैलेक्सी किसका पार्ट है, यूनिवर्स का पार्ट है। तो हम लोग यूनिवर्स से स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी को, ठीक है। और फिर धीरे धीरे अर्थ पे आएंगे, और अर्थ से फिर कहां पर आएंगे हम लोग, इंडियन ज्योग्राफी पे आएंगे। इंडियन ज्योग्राफी से हम लोग रीजनल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और वो ज्योग्राफी क्या हो जाएगी आपकी, पंजाब की ज्योग्राफी, कि पंजाब में कौन सी नदियां हैं, पंजाब में कौन से पहाड़ हैं, पर्वत हैं, पंजाब का वायुमंडल कैसा है, जलवायु कैसी है, मौसम परिवर्तन कैसे होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ज्योग्राफी को 3 मेजर सेक्शन में पढ़ते हैं। एक तो रहता है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा आपका, इंडियन ज्योग्राफी। और तीसरा क्या रहेगा आपका, पंजाब ज्योग्राफी। तो हमको ये तीनों ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ना है, पंजाब ज्योग्राफी भी पढ़ना है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ना है। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी का कैसे निर्माण हुआ। तो पृथ्वी हो या ब्रह्मांड का कोई भी पार्टिकल हो, उसका निर्माण ब्रह्मांड के साथ ही हुआ। हम बात कर रहे हैं यूनिवर्स की, ठीक है। यूनिवर्स की डेफिनेशन क्या होती है, ब्रह्मांड की परिभाषा कैसे परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, मार्वल स्टूडियो तो बताता है मल्टीवर्स है, क्या यूनिवर्स है ना। हर यूनिवर्स में आयरन मैन अलग है, बैटमैन अलग है, सारे जो उनके कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग है। मल्टीवर्स का एक कॉन्सेप्ट है, उसमें ये बताया गया कि सिर्फ यूनिवर्स ही इकलौता नहीं है जो टोटलिटी को
इंक्लूड करता है। ऐसे ढेर सारे यूनिवर्स हैं और हर यूनिवर्स का अपना इकोसिस्टम अलग है, हर यूनिवर्स का अपना अर्थ अलग है, हर यूनिवर्स की अपनी गैलेक्सी अलग है। यानी कि जो आप यहाँ पर हो ऐसे ही आप किसी और यूनिवर्स पे भी हो, ठीक है, बिल्कुल आपके जैसे करेक्टर ही वहां पर भी है। तो ये क्या होते हैं, पैरेलल यूनिवर्स होते हैं जिनको मल्टीवर्स बोला जाता है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर जो साइंस है वो मल्टीवर्स को कभी भी प्रमाणित नहीं करती है। यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट है, वो इसका है, यूनिवर्स का है। तो यूनिवर्स की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो यूनिवर्स के लिए एक वर्ड बताया जाता है, टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग। टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग यानी कि वो शेप या वो साइज जिसमें सारी चीजें विद्यमान है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं। मतलब यूनिवर्स के बाहर कुछ है ही नहीं। जितने भी आपको अंतरिक्ष में पिंड दिखाई देते हैं, जितनी भी बॉडीज दिखाई देती हैं, सेलेस्टियल बॉडी, फिर चाहे वो प्लैनेट हो, चाहे एस्ट्रॉइड्स हो, चाहे आपके स्ट्रोजन्स हो, चाहे सैटेलाइट्स हो, चाहे आप ह्यूमन बींग्स की बात करें, ऐसे ढेर सारे जो जीव जंतु हैं, गैसेज हैं, प्लैनेट्स हैं, ये सारे किस में इंक्लूडेड हैं, यूनिवर्स में इंक्लूडेड। आप ये कह सकते हो कि यूनिवर्स के बाहर कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग। तो इसका जो डेफिनेशन है आप बोल सकते हो टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग। इज यूनिवर्स वो निकाय जिसमें सभी चीजें विद्यमान है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं, ठीक है। सभी चीजों का मतलब क्या है, जितनी भी बॉडीज है ना, जितनी भी आपकी गैलेक्सीज हैं, सब किसमें, यूनिवर्स में। जितने भी आपके सोलर सिस्टम है, सब किसमें, यूनिवर्स में। जितने भी आपके स्टार्स हैं वो सब इसी में इंक्लूड है। प्लैनेट्स, सब प्लैनेट्स यानी कि सैटेलाइट्स, एस्ट्रोजन्स, एस्टेरॉइड्स, और इसके अलावा जितने भी आपके कॉमेट्स वगैरह हैं, एंड ऑल सेलेस्टियल बॉडीज। कुल मिलाकर के जितनी भी चीजें हैं सब किसमें इंक्लूडेड है, यूनिवर्स में। फिर चाहे वो बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हो, चाहे सोलर सिस्टम हो, चाहे स्टार्स हो, प्लैनेट्स हो, सब किसमें आ जाते हैं, यूनिवर्स में आ जाते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं है, समझे। अब देखिए अगर हम यूनिवर्स के एवोल्यूशन की बात करते हैं कि ये यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ है, तो बहुत ही ज्यादा सत्यापित कॉन्सेप्ट तो कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो शुरुआत में कॉन्सेप्ट किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया, हॉयल के द्वारा प्रोड्यूस किया गया। ध्यान रखें, किसने प्रोड्यूस किया, हॉयल। हॉयल ने क्या बताया कि जो ब्रह्मांड है ये पहले बिंदु के आकार का था। ब्रह्मांड जो है यानी कि जो अंतरिक्ष है ये क्या था, पहले बिंदु के आकार का था। और मतलब कि जितनी भी लोकल बॉडीज हैं, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, सब उसी बिंदु में इंक्लूड थी। ध्यान देना, कुछ इस तरीके से उन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड है पहले किसी एक बिंदु में इंक्लूड था। जितने भी स्टार्स हैं, जितनी भी गैलेक्सीज हैं, पृथ्वी हैं, सब इसी बिंदु में थे। मतलब पेन के जो निफ होता है उसमें आप देखेंगे एक छोटा सा पॉइंट पड़ा होता है, उस पॉइंट के आकार में सारी चीजें थी। इतने बड़े बड़े सूर्य, लाखों करोड़ों अरबों सूर्य, लाखों आपकी गैलेक्सी, सब किसमें इंक्लूड थी, उसी पॉइंट में इंक्लूड थी। अब सोचो कि अगर हम पृथ्वी का ही भार देखें तो कितना हैवी वेट है पृथ्वी, क्या है ना। अगर उस पृथ्वी को ही अगर हम छोटे से पॉइंट में ले आए तो उस पॉइंट का वेट कितना ज्यादा हो गया है। और पृथ्वी जैसे तो इतनी बॉडीज उसमें इंक्लूड थी कि आप काउंट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट को क्या बोला गया यहाँ पर, प्रीमोलर एटम बोला गया। ध्यान देना, क्या बताया गया, ब्रह्मांड में जब कोई भी बॉडी नहीं थी तो ब्रह्मांड क्या था, एक सूक्ष्म बिंदु था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमोलर एटम बोलते हैं। या इसी को क्या बोला गया, पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी बोला गया।
इसी को फाइबर बॉल बोला गया। तो ये जो फाइबर बॉल या प्रीमोलर एटम था, हॉयर ने क्या बताया, फिर इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ। विस्फोट का कारण देखो क्या था, जब किसी भी पदार्थ का बहुत ज्यादा घनत्व बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा क्या बढ़ जाता है, घनत्व बढ़ जाता है, तो उसके बीच में उसके जो बॉन्डिंग्स होते हैं उसमें क्या होने लगते हैं, केमिकल रिएक्शंस होने लगते हैं। अब इतनी बॉडी यानी कि इतना हैवी वेट है, अगर मैं इसके वेट की बात करूं यानी कि मास की बात करूं, तो मास इसका क्या है, बहुत ज्यादा है। शेप क्या है, बहुत छोटा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका ग्रेविटी क्या होगा, इसकी डेंसिटी, सॉरी डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ध्यान देना, किसी भी चीज में अगर ये दो चीजें हैं कि उसका आकार बहुत छोटा हो और द्रव्यमान बहुत बड़ा हो, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, उसमें डेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, घनत्व क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स का बहुत ज्यादा हो जाएगा। खुद ही सोचो, अनुमान लगाओ, अगर इसी बिंदु में सारी चीजों को घुसेड़ दिया जाए, जितनी भी पृथ्वी, तारे, गैलेक्सीज है, सबको इसी में डाल दिया जाए, तो सब कितने घने घने हो जाएंगे, सब कितने घने घने हो जाएंगे। आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस हैं, घनत्व की वजह से क्या हुआ, इसमें विस्फोट हो गया। घनत्व बहुत ज्यादा हुआ तो क्या हो गया, विस्फोट हो गया। आप देखोगे जब दिवाली में बच्चे होते हैं, एक टेबलेट टाइप में लेकर के आते हैं, कैप्सूल टाइप में रहता है ना, और उसमें आग लगाते हैं, तो देखो उसका घनत्व इतना ज्यादा रहता है, उससे बहुत बड़े बड़े सांप निकलते हैं। वो सांप पहले उसी टिकिया में थे ना, वो तो विस्फोट होने के बाद बाहर निकले। बिल्कुल वैसे ही इसी के अंदर सारी बॉडी है ब्रह्मांड की, ठीक है। और जब इसमें विस्फोट हुआ तो इसी के अंदर से वो सारी चीजें बाहर की तरफ निकली। आई बात समझ में? जब इसमें विस्फोट हुआ तो ये विस्फोट का टाइम लगभग कब का माना जाता है? अब देखो विस्फोट तो चारों तरफ हुआ, लेकिन हम सिर्फ एक एड्ज ले रहे हैं, ठीक है, उसकी एक एड्ज ले रहे हैं। ये विस्फोट माना जाता है लगभग 13.6 बिलियन ईयर एगो। 13.6 बिलियन ईयर्स एगो। अब ध्यान देना कि मैं सिर्फ कह रहा हूं हॉयल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बाद में इसको हॉयल ने ही प्रूव किया था। ये थ्योरी थी किसके द्वारा की थी? जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा दी गई थी। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। ध्यान देना, ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? जॉर्ज लेमेंटियर ने बताया था कि शुरुआत में किसी बिंदु में एक विस्फोट हुआ और विस्फोट से सारी बॉडीज क्या हुई? बाहर निकली। लेकिन इसको सिस्टमैटिक वे में प्रूव कौन कर रहा है? प्रूव कर रहे हैं हॉयल भाई साहब, ठीक है। तो लेमेंटियर ने पहले से थ्योरी दे दी थी, उस थ्योरी को कुछ इस तरीके से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? हॉयल रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब विस्फोट हुआ तो इसमें से ढेर सारी बॉडीज जो है छोटी छोटी निकली बाहर, और भाई जब तेजी से निकली ना यहाँ से, तो उनको क्या मिली? बहुत ज्यादा स्पीड मिल गई। चारों तरफ विस्फोट हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने एक डायरेक्शन में बना दिया तो आप उसी को देखेंगे, वो तो मैं सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए उसको एक डायरेक्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। इससे ढेर सारी बॉडी निकली चारों तरफ। जैसे मैंने बताया वो सांप टिकिया जो रहती है, जब उसको जलाओ तो देखो सांप कितना बड़ा निकलता है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो यहाँ पर देखो कुछ बॉडी को ज्यादा गति मिल गई, तो वो क्या पहुंच गए? दूर पहुंच गए ना। ये छोटी छोटी बॉडीज है जो आप कहां से निकल के आ रहे हैं? उसी प्रीमोलर एटम से निकल के आ रहे हैं। कुछ बॉडी क्या पहुंच गई? बहुत दूर पहुंच गई, ठीक है। कुछ क्या रह गई? थोड़ा नजदीक रह गई।
कुछ और नजदीक रह गई, जिसको जिस हिसाब से गति मिली वो उस हिसाब से दूर चला गया स्पीड से। जैसे जब हम पत्थर को तोड़ते हैं तो कुछ पार्टिकल उसके बहुत दूर जाके गिरते हैं और कुछ नजदीक ही गिर जाते हैं। जब इस फाइबर बॉल में विस्फोट हुआ तो कुछ बॉडीज क्या चली गई, बहुत दूर चली गई और कुछ नजदीक रह गई। ठीक है, ये विस्फोट कब माना जाता है? 13.6 बिलियन ईयर पहले माना जाता है, लगभग 13.6 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है, जब ये विस्फोट हुआ तो धीरे धीरे भाई जब ये विस्फोट हुआ तो ये जो बॉडीज थी एकदम आग के गोले की तरह निकली। ये सभी क्या है आपके स्टार्स, सभी क्या है आपके स्टार्स। इसमें जिन बॉडीज का मास क्या था, कम था, जो बॉडी क्या थी, छोटी थी, वो थोड़ा जल्दी ठंडी हो गई। जैसे आप एक बाल्टी पानी लो, उसको खौला दो, ठीक है, और एक गिलास पानी को गर्म कर लो सेम टेम्परेचर पे, और दोनों को अगर रख दो तो बाल्टी का पानी देर से ठंडा होगा, ग्लास का पानी जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉडीज बहुत ज्यादा बड़ी थी वो आज तक जल रही है, उनमें ऊष्मा आज तक बनी हुई है जैसे सूर्य है। ठीक है, जो बॉडी छोटी थी वो क्या बन गए, वो ठंडे हो गए समय के साथ धीरे धीरे, जैसे कि आपकी पृथ्वी है। ठीक है, तो छोटी बॉडीज क्या हो गई, ठंडी हो गई, और ठंडी होने के साथ साथ वो कुछ ग्रह बन गए, कुछ कॉमेट्स बन गए, कुछ एस्ट्रोजन्स बन गए। लेकिन जो बड़ी बॉडीज थी वो बहुत लेट से ठंडी होंगी, ऐसा नहीं ठंडी नहीं होगी। जो हमारा सूर्य है ये भी कुछ दिनों बाद क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और जिस दिन वो ठंडा हो जाएगा उस दिन पृथ्वी पर जीवन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी धीरे धीरे ठंडा होगा। लेकिन जो बॉडी पहले ठंडी हो गई उनको हम लोगों ने क्या बोला, प्लैनेट बोला। और कुछ इस तरीके से अगर हम अपने प्लैनेट की बात करें तो हमारा प्लैनेट जो पृथ्वी है उसका निर्माण लगभग कितने वर्ष पहले माना जाता है, 3.6 बिलियन ईयर एगो। 3.6 बिलियन ईयर एगो क्या बना, हमारा पृथ्वी का निर्माण हुआ। ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी वाला पार्ट था, बॉडी थी, वो लगभग 3.6 अरब वर्ष पूर्व क्या हो चुकी थी, ठंडी हो चुकी थी। ठीक है, हटाए से इसको निकाल देंगे। कहां पर, जॉर्ज लेमेंटियर ने इस थ्योरी को सबसे पहले एज ए हाइपोथेसिस दिया था, लेकिन इसको प्रूव किसने किया था, फायगो ने किया था। ठीक है, अब देखो प्रूव किस तरीके से किया इन्होंने, हटा दे इसे हम। अब देखो इसके अलावा जो ब्रह्मांड के निर्माण की थ्योरी है, कुछ और भी थ्योरीज थी। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर एक थ्योरी है स्टेडी स्टेट एंड स्टेट थ्योरी, स्टेडी स्टेट एंड स्टेट थ्योरी। ये किसने दी थी, एडविन हब्बल और हरमन बॉर्डी। इन्होंने क्या बताया था, स्टेडी स्टेट एंड स्टेट थ्योरी, सतत विकास का इन्होंने कॉन्सेप्ट समझाया था कि जो ब्रह्मांड है इसका कभी निर्माण नहीं हुआ था, यानी कि ना इसका कोई अंत है ना इसका कोई प्रारंभ है, ये बहुत पहले से था और हमेशा रहेगा, इसका ना कभी निर्माण हुआ है ना कभी इसका अंत होगा। ये थ्योरी किसने दी थी, एडविन हब्बल और हरमन बॉर्डी ने दी थी। ठीक है, इसके अलावा एक थ्योरी और है, पल्सेटिंग थ्योरी। पल्सेटिंग थ्योरी, देखो इस थ्योरी का मतलब क्या होता है, सतत निरंतर विकास। ठीक है, यानी कि इसमें हमेशा से निरंतर बिना किसी टाइम गैप के हमेशा से विकास होता है। ब्रह्मांड का जो साइज है वो हमेशा से बढ़ता है और हमेशा बढ़ता रहेगा।
ना इसका कोई अंत था, ना इसका कोई प्रारंभ है। ब्रह्मांड का कोई निर्माण नहीं हुआ इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ब्रह्मांड पहले से ही एग्जिस्ट करता था, इसका कभी निर्माण नहीं हुआ। पल्सेटिंग थ्योरी ने देखो क्या बताया, ये दी थी एलन गुथ ने, एलन गुथ ने दिया था। एलन गुथ ने क्या बताया कि ये जो बिंदु है, ये बिंदु क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है, यानी कि जो सभी पिंड हैं पहले दूर दूर चले जाते हैं। ठीक है, पहले क्या चले जाते हैं, जितने भी पिंड हैं ब्रह्मांड के वो पहले दूर दूर चले जाते हैं, फिर क्या हो जाते हैं, फिर पल्सेट हो जाते हैं, फिर क्या हो जाते हैं, पल्सेट हो जाते हैं, यानी कि फिर इसी के अंदर आ जाते हैं। इस तरीके से पल्सेटिंग थ्योरी का मतलब क्या है, ये जैसे फूलता बिछकता रहता है ब्रह्मांड, पहले फैला देता है सारे पिंडों को आकाश में, फिर खींच लेता है, फिर फैला देता है, फिर खींच लेता है। ये थ्योरी किसने दी थी, एलन गुथ ने दी थी। इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग थ्योरी बोलते हैं। पल्सेटिंग थ्योरी में ये बताया गया कि ब्रह्मांड बहुत वर्षों बाद क्या करता है, ब्रह्मांड बहुत वर्षों बाद अपने सभी पिंडों को खींच लेता है एक बिंदु में, और फिर बहुत वर्षों बाद फिर से उसको फैला देता है। तो ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। इस थ्योरी को एलन गुथ ने रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो अब तीन थ्योरी हो गई। हॉयल ने जो थ्योरी दी थी कि फाइबर बॉल का विस्फोट हुआ है, वो कौन सी थी, बिग बैंग थ्योरी। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो बिग बैंग थ्योरी थी, जिसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, जॉर्ज लेमेंटियर ने इंट्रोड्यूस किया था। तो अब थ्योरी कितनी हो गई, तीन हो गई। जॉर्ज लेमेंटियर ने बिग बैंग थ्योरी दी। उन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड का विकास है, ब्रह्मांड का जो प्रारंभ है वो कहां से हुआ है, फाइबर बॉल से हुआ है। फाइबर बॉल में विस्फोट हुआ और वहां से ढेर सारी बॉडीज निकली और क्या निर्माण हो गया, ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। फिर आ गया स्टेडी स्टेट एंड स्टेट थ्योरी, सतत निरंतर विकास का सिद्धांत आ गया। ये किसने दिया, एडविन हबल और हरमन बॉर्डी ने दिया। इन्होंने क्या समझाया, इन्होंने समझाया कि जो ब्रह्मांड है ना उसका कभी प्रारंभ था और ना कभी इसका अंत होगा। ये ज्यों का क्यों है, जैसे पहला था वैसे ही आज भी है, इसमें कोई भी विकास नहीं हो रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि निरंतर एक ही कांस्टेंट डेवलपमेंट पे है, यानी कि इसका इतना ही आकार पहले भी था और इतना ही आकार हमेशा रहेगा। पल्सेटिंग थ्योरी क्या समझाती है, एलन गुथ ने समझाया कि ये जो ब्रह्मांड है कुछ वर्षों बाद अपने सभी पिंडों को खींच लेता है और फिर फैला देता है, फिर खींच लेता है, फिर फैला देता है। तो ये पल्सेटिंग थ्योरी हो गई जो कि एलन गुथ में थी। ठीक है, तो यहां पर देखो, अब हम देखते हैं कि इसमें से सबसे प्रमाणित थ्योरी कौन सी है, इसमें से सबसे प्रमाणित थ्योरी कौन सी है। तो अभी मैंने बताया कि हॉयल थे, हॉयल ने प्रूव किया कौन सी थ्योरी को, बिग बैंग थ्योरी को। किसने प्रूव किया, हॉयल ने प्रूव किया। अब देखो हॉयल कैसे प्रूव कर रहे हैं, यहां पर एक साइंस का कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। क्या बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। ये किसने दिया था, डॉपलर ने दिया था, ध्यान देना। डॉपलर इफेक्ट किसने दिया था, डॉपलर ने दिया था। ये साइंस की एक थ्योरी है। साइंस की यहां पर थ्योरी में देखो क्या बताया गया कि अगर कोई लाइट सोर्स है, ये मान लेते हैं कोई लाइट सोर्स है, ठीक है, जब इसको आप देखोगे तो ये आपको उसी रंग का दिखाई देगा जिस रंग की तरंगदैर्घ्य आपकी आंखों तक इसकी पहुंच रही होगी। ठीक है, लाइट सोर्स जो रहता है ये कितने कलर का कॉम्बिनेशन होता है, 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको आप विबग्योर से रिप्रेजेंट करते हो। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। ठीक है, देखो यहां पर क्या बताया गया कि जो लाइट सोर्स होता है, जो प्रकाश होता है, प्रकाश कितने कलर का कॉम्बिनेशन होता है,
7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि प्रकाश में 7 कलर्स होते हैं। अब इसमें से जो कलर हमारी आंखों पे पड़ता है उसी कलर का हमको लाइट सोर्स दिखाई देता है। जैसे जब हम दोपहर में सूर्य को देखते हैं तो हमको किस कलर का दिखाई देता है? येलो कलर का दिखाई देता है। किस कलर का दिखाई देता है? येलो कलर का दिखाई देता है। धीरे धीरे जब शाम हो जाती है तो हमको उसका कलर कैसा दिखाई देता है? रेड दिखाई देता है। भाई दोपहर में देखोगे येलो दिखाई देगा, फिर शाम 4 बजे देखोगे तो क्या हो जाएगा? ऑरेंज कलर हो जाएगा। शाम 4 बजे तक ऑरेंज कलर हो जाएगा। फिर आप देखोगे रात होने से पहले वही 6 बजे तक लगभग कैसा कलर हो जाता है उसका? रेड कलर हो जाता है। सूर्य ढलने के समय कैसा हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि ये येलो कलर से रेड कलर की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहा है? कि पहले जो सूर्य था हमारी आंखों से क्या था? दूर था, इतना दूर था कि ये सभी 7 कलर की तरंगे भेज रहा है। सूर्य कितने कलर की तरंगे भेज रहा है? 7 कलर की तरंगे भेज रहा है। लेकिन इन 4 रंगों की लंबाई क्या है? इन 4 रंगों की जो, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन, ऐसा तो सूर्य हमको नहीं दिखाई देता कभी कि सूर्य हमको नीला दिखाई दे, या आपको सूर्य हरा दिखाई दे, या आसमानी रंग का दिखाई दे, या बैंगनी रंग का दिखाई दे। कभी ऐसा होता है? नहीं होता। लेकिन सूर्य में सारे कलर होते हैं, लेकिन ये जो कलर है हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि इनकी लंबाई क्या होती है? छोटी होती है, तो ये हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, लेकिन जो ये येलो कलर होता है, ये येलो कलर की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? थोड़ी ज्यादा होती है, तो ये हमारी आंखों पे स्ट्राइक करता है। तो जो कलर हमारी आंखों पे स्ट्राइक करता है हमको लाइट सोर्स उसी कलर का दिखाई देता है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या बताया कि इसमें जो है सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की होती है। भाई नीचे अगर हम आ रहे हैं तो वेवलेंथ जो है वो क्या होगी? वेवलेंथ बढ़ेगी, यानी कि रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। समझ रहे हैं आप? अब इसका मतलब ये है कि येलो कलर पड़ रहा है हमारे ऊपर, साथ में येलो कलर के साथ साथ कौन कलर पड़ेगा हमारी आंखों पे? ऑरेंज पड़ेगा, और कौन सा पड़ेगा? रेड कलर पड़ेगा। भाई ये तीनों कलर की वेवलेंथ हमारी आंखों तक आ सकती है ना, क्योंकि बाकी 2 कलर की वेवलेंथ तो और ज्यादा है। बाकी 2 कलर की वेवलेंथ और ज्यादा है। अगर मैं बोलूं कि नहीं सिर्फ हमको येलो दिखाई देता तो आप ये भी तो कह सकते हो कि सर ऑरेंज भी दिखना चाहिए क्योंकि उसकी वेवलेंथ भी क्या है? ज्यादा है। रेड भी दिखना चाहिए, उसकी वेवलेंथ भी ज्यादा है। फिर दोपहर में हमको ये येलो क्यों दिखाई देता है? दोपहर में हमको ये येलो क्यों दिखाई देता है? जब कई कलर के वेव्स आपकी आंखों में पड़ेंगे तो एक तरफ क्या होता है? इंटेंसिटी होता है। एक तरफ क्या होता है? इंटेंसिटी होता है। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि कौन सा कलर ज्यादा प्रभावी होता है। तो इंटेंसिटी ऊपर जाने पे क्या होती है? ऊपर जाने पे बढ़ती है। ध्यान देना, वेवलेंथ जो है नीचे आने पे क्या होता है? यानी कि विबग्योर में जब आप V से R की तरफ बढ़ोगे, वायलेट से जब रेड की तरफ बढ़ोगे तो क्या होगा? वेवलेंथ जो है इंक्रीज होगी, वेवलेंथ इंक्रीज होगी। लेकिन जब रेड से आप किधर जाओगे? वायलेट की तरफ जाओगे, इधर आ जाओगे तो क्या होगा? उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? इंटेंसिटी बढ़ेगी। उल्टा करोगे तो क्या बढ़ेगी? इंटेंसिटी बढ़ेगी। ध्यान देना कि 3 रंग हमारी आंखों में पड़ रहे हैं। कौन कौन से पड़ रहे हैं? येलो, ऑरेंज और रेड। येलो, ऑरेंज और रेड। लेकिन इनमें से सबसे प्रभावी कौन है? ऊपर जाने पर सबसे प्रभावी कौन रहता है? भाई येलो इनमें से सबसे प्रभावी है। कौन सबसे प्रभावी है? येलो सबसे प्रभावी है। तो हमको कौन से कलर का दिखाई देगा? येलो कलर का सन दिखाई देगा दोपहर में। ठीक है, फिर धीरे धीरे देखो येलो कलर वाली लाइन जो है, ये जो सूर्य है हमसे और दूर चला जाएगा। सूर्य हमसे और दूर चला जाएगा तो फिर हमको कैसा कलर दिखाई देगा? फिर हमारी आंखों पे 2 कलर पड़ेंगे, ऑरेंज और रेड। फिर इनमें से सबसे प्रभावी कौन होगा? ऑरेंज होगा। तो सूर्य हमको कौन कैसे कलर का दिखाई देगा? ऑरेंज कलर का दिखाई देगा। नहीं आ रही बात समझ में? देखो मैंने बताया कि ऊपर बढ़ोगे भाई, जो जिसका वेवलेंथ कम है उसका इंटेंसिटी ज्यादा है। वायलेट कलर का वेवलेंथ क्या है? सबसे कम है, लेकिन इसकी तीव्रता क्या है? सबसे ज्यादा है। इसकी तीव्रता सबसे ज्यादा है। फिर धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी और तीव्रता क्या होगी? घटेगी, इंटेंसिटी घटेगी। अब मैं बता रहा हूं कि अगर ये 3 कलर हमारी आंखों पे पड़ रहे हैं, अगर हमारी आंखों पे येलो पड़ रहा है तो
ऑरेंज भी पड़ेगा हमारी आंखों पे और रेड भी पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों की जो वेवलेंथ है वो इससे ज्यादा है। अगर हमारी आंखों पे इंडिगो पड़ रहा है तो इसका मतलब ये सारे कलर भी हमारी आंखों पे पड़ेंगे। आई बात समझ में? ये सारे कलर भी हमारी आंखों पे पड़ेंगे। ये 3 कलर हमारी आंखों पे पड़ रहे हैं, लेकिन दोपहर में जो सूर्य रहता है हमको येलो ही क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जब ये 3 कलर की वेवलेंथ हमारी आंखों पे पड़ेंगे तो वेवलेंथ तो सबसे ज्यादा रेड की है, लेकिन प्रभावी सबसे ज्यादा कौन है? येलो। तीव्रता सबसे ज्यादा किसकी है? येलो कलर की। फिर धीरे धीरे जब हमसे ये दूर जाएगा तो येलो वाले जो येलो वाला कलर है उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम बढ़ जाएगी। फिर कौन सी वेवलेंथ पड़ेगी हमारी आंखों पे? ऑरेंज और रेड पड़ेगी। फिर हम इनमें देखेंगे इस प्रभावी कौन है, तो कौन प्रभावी रहेगा? फिर ऑरेंज प्रभावी रहेगा। फिर शाम ढलते ढलते ऑरेंज कलर वाली भी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम पड़ जाएगी, वो भी हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगा। तो हमारी आंखों पे कौन सा कलर पहुंचेगा? सिर्फ रेड कलर पहुंचेगा। तो सूर्य को कैसा दिखाई देगा? लाल दिखाई देगा। तो यहां पर देखो डॉपलर ने क्या बताया कि जो कोई लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स जब हमसे दूर जा रहा होता है तो उसका रंग जो है वायलेट कलर से धीरे धीरे क्या होने लगता है? रेड होने लगता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? डॉपलर का प्रभाव बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कि भाई ये जो लाइट सोर्स है हमारी आंखों से बहुत नजदीक है तो हमको कैसा दिखाई देगा? वायलेट दिखाई देगा। ठीक है, ये जो लाइट सोर्स है हमारी आंखों से थोड़ा सा अगर ये दूर चला जाता है तो ये हमको कैसा दिखाई देगा? वायलेट से इसका कलर क्या हो जाएगा? इंडिगो हो जाएगा। वायलेट से कैसा हो जाएगा? इसका कलर इंडिगो हो जाएगा। यही लाइट सोर्स अगर हमारी आंखों से बहुत दूर चला जाता है तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? फिर रेड हो जाएगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये रेड हो जाएगा। ठीक है, यानी कोई भी लाइट सोर्स जब हमारी आंखों से दूर जा रहा होता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है? वायलेट कलर से रेड कलर हो जाता है। इसी इफेक्ट का किसने यूज किया? हॉयल ने यूज किया बिग बैंग थ्योरी को प्रूव करने के लिए। ठीक है, किसको प्रूव करने के लिए? बिग बैंग थ्योरी को प्रूव करने के लिए। तो यहां पर देखो हॉयल ने क्या बताया? हॉयल ने बताया कि हम ले लेते हैं अपनी आकाश गंगा का कोई सूर्य, ये मान लेते हैं हमारी आकाश गंगा है। वैसे तो आकाश गंगा में ऐसी कई लेयर्स होंगी तारों की। ठीक है, ऐसी कई लेयर्स होंगी तारों की, ये मान लेते हैं कोई आकाश गंगा है। अब हम यहां से किसी और आकाश गंगा को एग्जामिन कर रहे हैं। इस आकाश गंगा में बैठ के किसी दूसरी आकाश गंगा को एग्जामिन कर रहे हैं। तो दूसरी आकाश गंगा मान लेते हैं इतनी दूर पर है, ये दूसरी आकाश गंगा के तारे हैं। ठीक है, जब हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं तो हमारी आंख जो है इस आकाश गंगा पे है और यहाँ पर जो दूसरा ये लाइट सोर्स है ये हमारी आंखों से क्या है? पहले मान लेते हैं नजदीक है, तो कौन से कलर का रहेगा? इंडिगो कलर का रहेगा। फिर अगर ये आकाश गंगा दूर जा रही है तो इसका कलर इंडिगो से कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो इन्होंने बताया, हॉयल ने बताया कि कोई आकाश गंगा थी जिसका कलर पहले क्या था? इंडिगो था। अब धीरे धीरे उसका कलर किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो आकाश गंगा हमसे दूर जा रही है। और दूर जाने का मतलब क्या है कि वो अभी गतिमान है, उसमें क्या है? अभी गति है, काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी उसको कहां से मिली होगी? विस्फोट से मिली होगी। अगर उसका कोई प्रारंभ ही ना होता तो उसकी गतिज ऊर्जा रहती? कोई नहीं रहती ना। इसका मतलब उसका प्रारंभ हुआ था, प्रारंभ में उसको ज्यादा गतिज ऊर्जा मिली थी और अभी भी उसको गतिज ऊर्जा मिली हुई है, अभी समाप्त नहीं हुई है। जैसे बॉल को फेंकते तो पहले तेज भागता है ना, फिर धीरे धीरे क्या होती है? बॉल की स्पीड धीमे होने लगती है। लेकिन अगर ये अभी भी गतिमान है तो इसका मतलब क्या है? इसको कहीं ना कहीं से तेज गति मिली होगी। तो इससे क्या प्रूव होता है कि विस्फोट हुआ होगा। और विस्फोट अगर प्रूव हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बिग बैंग थ्योरी आपकी प्रूव हो रही है। ठीक है, तो हॉयल ने प्रूव किया बिग बैंग थ्योरी को, और कौन से प्रभाव का प्रयोग करके? डॉपलर के रेड शिफ्ट थ्योरी का प्रयोग करके इन्होंने प्रूव किया। ठीक है,
इस प्रूफ को क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट थ्योरी बोलते हैं कि जो लाइट सोर्स होता है जब हमसे दूर जा रहा होता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, वायलेट कलर से रेड कलर हो जाता है। आया समझ में? आगे बढ़े सी। अब देखो ये जो यूनिवर्स का निर्माण है, यूनिवर्स का निर्माण होने के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, आकाशगंगा का निर्माण पढ़ते हैं। ध्यान देना कि यहाँ पर इस तरीके से कुछ विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद क्या होता है, इससे कुछ दूरी पर जा करके आकाशगंगा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? आकाशगंगा का निर्माण होता है। और एक आकाशगंगा नहीं रहती, इस सेक्शन में आपको लाखों आकाशगंगाएं मिलेंगी। ठीक है, आपको लाखों आकाशगंगाएं मिलेंगी। तो आकाशगंगा में देखो हम बता रहे हैं कि आकाशगंगाएं जो होती हैं, गैलेक्सी आपकी वो कितने टाइप की होती है। ठीक है, गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगाएं कितने टाइप की होती है, तो ये 3 टाइप की होती है। कुछ होती है आपकी इलिप्टिकल, इलिप्टिकल मतलब समझ रहे हो, जिनका आकार धीरे धीरे कैसा हो जाता है, इलिप्ट, यानी जैसे कि आपका पृथ्वी का कक्षा होता है ना, पृथ्वी की जो कक्षा होती है बिल्कुल उस तरीके से हो जाता है। एक प्रकार से कह सकते हो ये जो शेप रहता है, यानी कि सर्कल को थोड़ा सा पिचका दिया है तो क्या बन जाता है, इलिप्ट हो जाता है। तो कुछ आकाशगंगाएं कौन से आकार की होती हैं, इलिप्ट आकार की होती है। ठीक है, कुछ आकाशगंगाएं क्या हो जाती हैं, सर्कुलर हो जाती है, एकदम सर्कल बन जाती है। और कुछ आकाशगंगाएं कैसी होती हैं, स्पाइरल होती है, इस तरीके की। इसको क्या बोलते हैं, स्पाइरल बोलते हैं। समझ रहे हो, जो टेढ़ी मेढ़ी हो एकदम। तो आकाशगंगाएं जो रहती हैं आकार के हिसाब से 3 प्रकार की होती है, एलिप्टिकल, सर्कुलर और स्पाइरल। ठीक है, एलिप्टिकल आकाशगंगाएं कौन सी होती, जिन आकाशगंगाओं का निर्माण पहले ही हो गया, उनके तारों को गति मिल गई, उनके जो तारे थे उनको गति मिल गई और दूर जाकर के वो क्या हो गए, बढ़िया शिफ्ट हो गए, एक सिस्टमेटिक ढंग में शिफ्ट हो गए। भाई सेंटर पे ग्रेविटी हो गई और इस इलिप्टिक में आगे करके सारे सूर्य जो है अपना शिफ्ट हो गए, बैलेंस बन गया एकदम अच्छे से। तो उसको आप क्या बोलोगे, एलिप्टिकल गैलेक्सी बोलोगे। इसका मतलब क्या है कि अगर इसके तारे एकदम आराम से शिफ्ट हो चुके हैं तो मतलब ये क्या है, पुरानी गैलेक्सी है। क्या है, पुरानी गैलेक्सी है। इसको हम क्या बोलेंगे, ओल्ड एज गैलेक्सी, यानी कि सबसे पुरानी गैलेक्सी कौन सी होती है, एलिप्टिकल गैलेक्सी होती है। ठीक है, फिर देखो कुछ गैलेक्सी है जो सर्कुलर है, यानी कि उनके जो तारे हैं अभी सिस्टमेटिक ढंग में सेट नहीं हो पाए, लेकिन लगभग अरेंजमेंट उनका पूरा हो चुका है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिडिल एज गैलेक्सी बोलेंगे, जो कि कैसी होंगी, सर्कुलर होंगी। अगर आपसे पूछा जाए निम्न में से मिडिल एज गैलेक्सी कौन सी है और ये तीनों ऑप्शन हो, चौथा नन ऑफ दीज हो, तो क्या होगा आंसर आपका, सर्कुलर। कुछ गैलेक्सीज हैं जो अभी स्पाइरल है, उनका आकार निश्चित ही नहीं हुआ, अभी तारे गए हैं वहां पर, इधर उधर बिखरे पड़े, अभी शिफ्ट नहीं हुए, वहां पर कभी अभी कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं बन पाया है जिसके चारों तरफ तारे सेट हो। ठीक है, फैले हुए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पाइरल गैलेक्सी बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, यंग एज गैलेक्सी बोलेंगे। तो सर्कुलर गैलेक्सी को हम क्या बोलते हैं, मिड एज गैलेक्सी बोलते हैं, और स्पाइरल को हम क्या बोलते हैं, यंग एज गैलेक्सी बोलते हैं। यानी इनमें से सबसे यंगेस्ट गैलेक्सी कौन सी होती है आपकी, स्पाइरल गैलेक्सी होती है। ठीक है, अब इनमें से अपनी गैलेक्सी कौन सी कैटेगरी में आती है, जिस गैलेक्सी पे हम लोग निवास कर रहे हैं, जिस गैलेक्सी के हम लोग हिस्सा हैं। तो हमारी गैलेक्सी कैसी है, स्पाइरल है, सबसे यंग एज गैलेक्सी है। ठीक है, हमारी जो गैलेक्सी है वो स्पाइरल गैलेक्सी है, सबसे यंग एज, और नाम क्या है उसका, मिल्की वे।
मंदाकिनी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मंदाकिनी बोलते हैं। हमारी जो गैलेक्सी है इसका नाम है मिल्की वे। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मंदाकिनी बोलते हैं। और इसका आकार कैसा है? स्पाइरल है। स्पाइरल को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्पिल आकार बोलते हैं। सर्प का मतलब टेढ़ा मेढ़ा आकार, सर्पिल आकार। ठीक है। अब अपनी गैलेक्सी का एक व्यू लेते हैं, छोटा सा इमेजिनेशन व्यू। ठीक है। अब ये मान लेते हैं हमारी गैलेक्सी का क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये हमारी गैलेक्सी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो सबसे पहले तो इसके चारों तरफ ढेर सारे तारे होंगे। इसके चारों तरफ क्या होंगे? ढेर सारे तारे होंगे। अब ऐसे देखो, मैंने सिर्फ अभी 2 लेयर बनाई है ना, और ऐसी कितनी लेयर होती है? ढेर सारी लेयर्स होती है। एक गैलेक्सी में लगभग 1 अरब तारे होते हैं। और ये जो मैंने लाइन छोटे छोटे डॉट्स बनाए, ये क्या है आपके सारे? ये स्टार है। मतलब सोचो पृथ्वी जैसे छोटे चीजें तो इसमें दिखाई ही नहीं देगी आपको। ये सभी क्या है? तारे। ठीक है। अगर ये हमारी गैलेक्सी का एक व्यू है तो इस पॉइंट को हम क्या मानेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी मानेंगे अपनी गैलेक्सी के लिए। ठीक है। और ये क्या होगा? ये गैलेक्सी की गति होगी। अब देखो हमारी गैलेक्सी जो है किस तरीके से मूव कर रही है। हमारी जो अपनी गैलेक्सी है मिल्की वे, इसका जो मूवमेंट है, ऐसा नहीं कि तारे मूव नहीं करते, तारे भी मूव करते हैं। इनमें भी क्या होती है? गति होती है। ऐसा नहीं कि पृथ्वी सिर्फ सूर्य का चक्कर लगा रहा है, सूर्य भी किसी का चक्कर लगा रहा है। किसका चक्कर लगा रहा है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसका है? मिल्की वे का। ठीक है, अपनी गैलेक्सी का। तो सूर्य भी गतिमान है, लेकिन उसकी गति क्या है? बहुत धीमी है। जब तक वो थोड़ा सा मूव करता है तब तक हमारी पृथ्वी 200-300 साल पूरा कर लेती है। समझ रहे हो ना? 200-300 सालों में उसका हल्का सा मूवमेंट होता है, उसका हल्का सा मूवमेंट होता है, तो वो चीज पता नहीं चलती। तो सूर्य भी चक्कर लगा रहा है किसी बॉडी का। ठीक है। लेकिन वो चीज हमको पता नहीं चल रही, क्योंकि हम उतने कम मूवमेंट को मेजर नहीं कर सकते इसमें छोटी लाइफ में। अगर हम 500-600 साल जिए तो शायद थोड़ा सा मेजर कर पाएंगे इसमें थोड़ा सा मूवमेंट हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, मैंने क्या बताया कि जो अपनी गैलेक्सी है इसमें लाखों करोड़ों सूर्य हैं जो इसके चक्कर लगा रहे हैं। मैंने अभी इसके मूवमेंट की बात की, तो इसका मूवमेंट आपको कैसा दिख रहा है? मूवमेंट, गति की बात करते, आकार तो सर्किल आकार है, मूवमेंट कैसा दिख रहा है? क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है ना। हमारी जो गैलेक्सी है उसकी गति कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज है, या इसको बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। क्लॉक के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। यानी कि हमारा जो सूर्य है वो किस दिशा में घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो लेयर्स हैं, ढेर सारी लेयर्स बना दी है। ठीक है। तब गैलेक्सी का क्या होगा? पूर्ण निर्माण होगा। और जब लेयर कंप्लीट हो जाएगी तब हम क्या देखेंगे? गैलेक्सी का व्यास देखेंगे। जैसे मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ये क्या है? एक सर्कल है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका व्यास हो जाएगा।
क्या हो जाएगा भाई, ये सर्कल है तो सर्कल का ये क्या होता है, व्यास होता है। व्यास यानी कि त्रिज्या का 2 गुना, 2 रेडियस होती है, एक ये रेडियस और एक ये रेडियस, दोनों रेडियस का सम क्या होता है, व्यास होता है, डायमीटर होता है। ठीक है, मतलब किसी भी वृत्त की वो जीवा जो सेंटर से होकर के गुजरती है उसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर देखेंगे कि इसकी जो है टोटल लंबाई कितनी है सेंटर से, इसकी टोटल लंबाई, तो इसकी टोटल लंबाई कितनी होती है, 1,00,000 लाइट ईयर होती है, 1,00,000 लाइट ईयर। हमारी जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी का जो व्यास है वो 1,00,000 लाइट ईयर, 1,00,000 लाइट ईयर है, ध्यान देना। ठीक है, अब लाइट ईयर क्या होता है पता है आपको, लाइट ईयर क्या होता है, ध्यान देना। उस इमेज को तो अभी हम लोग ड्रॉप आउट करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा इमेज देखिए, ये मान लेते हैं आपका क्या है, ये आपका सन है। ठीक है, और सन के चारों तरफ ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है जिसमें हमारी पृथ्वी क्या कर रही होती है, घूर्णन कर रही होती है, गति कर रही होती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, पृथ्वी क्या कर रही होती है, उस पे घूर्णन कर रही होती है इलिप्टिकल ऑर्बिट में सूर्य के चारों तरफ। तो यहां पर देखो, जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी होती है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी होती है, तो ये छोटी मोटी दूरी नहीं होती है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, 15 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है, 15 मिलियन किलोमीटर है। इसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। ये एवरेज डिस्टेंस है, कहां से, सन से अर्थ की, सन से अर्थ की जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम लोग कितना बोलते हैं, 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। ये कहीं पर थोड़ा ज्यादा भी होती है, 1.48 होती है, तो कहीं पर 1.52 भी होती है। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको पृथ्वी नजदीक दिखेगी और यहाँ पर थोड़ा दूर दिखेगी, लेकिन एवरेज कितना होता है, लगभग 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। अब यहाँ पर देखो, अगर इसको मैं मीटर में मेजर करूं तो 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻³ मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं 10⁸ में 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दूं तो किलोमीटर किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1.5 × 10⁻11 किलोमीटर, सॉरी 11 मीटर। अब मीटर में चेंज हो गया, तो ये पृथ्वी से सूर्य की दूरी हो जाती है। ठीक है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने के बराबर होता है, कितने मीटर के बराबर होता है या कितने किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है, 1.5 × 10⁸ किलोमीटर या 1.5 × 10⁻11 मीटर। ये चीज क्लियर हुई। सूर्य से पृथ्वी की दूरी को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना कि ये तो 1.8 × 10⁸ किलोमीटर है, इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। अब सूर्य से जो कोई प्रकाश निकलता है, ध्यान देना। ठीक है, इसको इरेज कर दे इधर। यहाँ पे मैं वैल्यू नोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान देना, जो सेलेस्टियल बॉडी होती है वहां पर मीटर और किलोमीटर से दूरी को मापेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी दूरियां होती है। इस वजह से जो मात्रक है वो बहुत बड़े बड़े बनाए गए, है ना। सोचो, अगर मैं यहाँ से दिल्ली की दूरी सेंटीमीटर में निकालूं तो कितनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, कितना प्रॉब्लम होगी। उसको हम लोग किस में निकालते हैं, किलोमीटर में निकालते हैं। लेकिन ये तो पृथ्वी की छोटी छोटी दूरियां होगी। पृथ्वी से अगर चांद की दूरी निकालनी तो किलोमीटर वैसे ही हो जाएगा जैसे यहाँ पर हम सेंटीमीटर बता रहे हैं। जब लोग यूनिवर्स यानी कि अंतरिक्ष की बॉडीज को देखते हैं कितनी कितनी दूरी पर है, तो वहां पर एक किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर क्या हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे मात्रक हो जाते हैं। तो वहां पर बड़े बड़े मात्रकों का यूज करते हैं, जैसे कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने के बराबर होता है, 1.5 × 10⁸
8 किलोमीटर के बराबर होता है, या 1.5 × 10 की पावर 11 मीटर के बराबर होता है। तो वहां पर जो हमारी स्केल होगी उसमें किलोमीटर या मीटर नहीं होगा, उसमें क्या होगा, एस्ट्रोनॉमिक यूनिट होगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा। 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, 3 × 10 की पावर 8 किलोमीटर। समझ रहे हो? 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, 6 × 10 की पावर 8 किलोमीटर। तो वहां पर जो यूनिट्स होते हैं, अंतरिक्ष की जो दूरियां होती हैं, उनको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो कुछ और पॉपुलर यूनिट्स हैं, जैसे ये सन है आपका, जब आप टॉर्च जलाते हो तो देखते हो विद इन सेकंड जो लाइट रहती है, विद इन नैनो सेकंड्स या मिली सेकंड्स, बहुत ही कम समय में, जलाया नहीं कि वहां पर लाइट पहुंच गई, यानी कि लाइट की स्पीड जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। कितनी होती है लाइट की स्पीड, किसी को पता है? लाइट की स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट किसी को नहीं पता? साइंस नहीं पढ़ी है उसमें, ग्रेजुएट में फिजिक्स में था 10⁻⁻8 कितनी, 10⁻⁻8 शायद 10 के पावर -3 -3 8 किसी को नहीं पता है। और फिर उसे लगा करके 12 तक कम से कम न्यूमेरिकल में 50 बार यूज करते हैं हम लोग। मैं भी नहीं बता रहा, मुझे भी नहीं आता। चलिए, का ये छोटी छोटी चीजें जो है 10th की और 8th की जो समरी बुक है, सब लोग लर्न करके आना एकदम रट्टा मार के। ठीक है, एकदम छोटी छोटी चीजें जो है, लाइट की स्पीड क्या होती है और लाइट का जो रहता है रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोग याद करके आएंगे। ग्लास में रिफ्रैक्शन क्या होता है, विंड में रिफ्रैक्शन क्या होता है, तब आपको स्पीड का भी क्लियर हो जाएगा मैटर। ठीक है, चलो ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर कि जो लाइट निकलता है सन से, ठीक है, तो मैंने बताया कि वो 1 सेकंड में काफी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 1 घंटे में और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 1 साल में ये लाइट जितने डिस्टेंस को ट्रेवल करती है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर। ध्यान देना है यहाँ पर, 1 लाइट ईयर क्या होता है, 1 लाइट ईयर को अगर हम एक्सप्लेन करें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ ईयर। 1 साल में सूर्य का प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, 1 लाइट ईयर बोलेंगे। ध्यान देना। तो मैंने बताया कि 1 साल में डिस्टेंस देखें हम लोग, जब टॉर्च जिसकी लाइट इतनी स्लो होती है वो कितनी जल्दी नैनो सेकंड्स में देखो कितनी दूरियां तय कर लेता है, तो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश वो भी 1 साल में तो बहुत ज्यादा दूरी तय कर लेगा ना, बहुत ज्यादा दूरी तय कर लेगा। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करते हैं 1 लाइट ईयर कितने के बराबर होता है, तो 1 लाइट ईयर 9.46 × 10 के पावर 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। 9.46 को लगभग 10 के इक्वल मान लेते हैं, तो 1 10 का पावर यहां से मिल रहा है, 15 यहां से, तो लगभग हम इसको क्या मानते हैं, 10 के पावर 16 मीटर मानते हैं। लगभग 10 के पावर 16 मीटर, यानी कि 1 लाइट ईयर कितने के इक्वल होता है, 10 के पावर 16 मीटर के इक्वल होता है। 10 के पावर 16 मीटर के इक्वल होता है। तो यहां पर ध्यान देना कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी बड़ा क्या है आपका, लाइट ईयर। इसमें 10 के पावर 11 मीटर जा रहा है, इसमें 10 के पावर कितने मीटर जा रहा है, 16 मीटर जा रहा है। आई बात समझ में? यानी कि और बड़ी दूरियों को किसमें मापते हैं हम लोग, लाइट ईयर में मापते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक डिस्टेंस का पैरामीटर और होता है एस्ट्रोनॉमिकल, मतलब जो सेलेस्टियल बॉडी होती है उनके बीच की दूरी मापने को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्सेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्सेक। 1 लाइट ईयर कितने के इक्वल हो गया, लगभग 10 की पावर 16 मीटर के इक्वल हो गया।
10 के पावर 16 मीटर के इक्वल हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक यूनिट और होती है पारसेक, जिसको पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली इसके नाम से क्लियर हो जाता है। ये मान लेते हैं हमारा सन है। ठीक है, ये हमारा सन है और हम ये मान लेते हैं ये कोई दूसरा स्टार है, ये कोई दूसरा स्टार, ये हमारा सन है और ये कोई दूसरा स्टार है। जब हम अपने सन से दूसरे स्टार को देखते हैं तो कितना छोटा दिखाई देता है। ठीक है, अब इस स्टार से अगर हम यहां से देखें कि हमारी जो पृथ्वी है जब 1 सेकंड में जितना अर्थ ट्रेवल करती है, 1 सेकंड में जितना अर्थ ट्रेवल करती है, इस एंगल को यहां पर ध्यान देना, ये एंगल कितना है आपका, इस एंगल को बोलते हैं अर्थ पर सेकेंड। क्या बोलते हैं, अर्थ पर सेकेंड। यानी कि 1 सेकंड में जितना एंगल सबटेंड करता है कौन, पृथ्वी, हमारी पृथ्वी दूसरे तारे से जब एक सेकंड में जो अर्थ सबटेंड करती है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, 1 पारसेक बोलते हैं। इसी रेडियस को हम क्या बोलेंगे, 1 पारसेक बोलेंगे। भाई है तो ये पूरा है, ठीक है, पूरा है, लेकिन हमारी पृथ्वी जो है 1 सेकंड में जितना एंगल सबटेंड करती है, इस रेडियस को हम क्या बोलते हैं, 1 पारसेक बोलते हैं। ठीक है, 1 पारसेक कितने के बराबर होता है, 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। मतलब 1 लाइट ईयर से कितने गुना ज्यादा, 3.26 गुना ज्यादा, है ना। यानी कि 1 पारसेक को अगर मीटर में निकालना चाहे तो 1 पारसेक बराबर क्या हो जाएगा, 3.26, ये हो गया आपका, और लाइट ईयर कितने के बराबर होता है, 10 के पावर 16 के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 पारसेक की वैल्यू होती है 3.26 × 10 के पावर 16 मीटर। मतलब 1 पारसेक जो होता है वो लाइट ईयर से भी ज्यादा होता है। अब आप सोच सकते हो ना कि ये जो व्यास है ये 1 लाख लाइट ईयर के बराबर है, तो गैलेक्सी का आकार कितना बड़ा होगा, गैलेक्सी का आकार कितना बड़ा होगा अगर हम लोग प्रकाश की गति से ट्रेवल करें, प्रकाश की गति से ट्रेवल करें, तब भी यहां पर देखो कितने वर्ष लग जाएंगे, 1 लाख वर्ष लग जाएंगे, समझ रहे हो। और इतनी स्पीड में तो जा ही नहीं सकते। पहली चीज, प्रकाश की गति बहुत ज्यादा होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप प्रकाश की गति से ट्रेवल कर रहे हो तो आप अपना फ्यूचर भी देख सकते हो, आप अपना पास्ट भी देख सकते हो। टाइम ट्रेवल कब होता है, जब आप किसी ऐसी डिवाइस को बनाते हो जिसकी स्पीड लाइट ईयर यानी कि लाइट से भी ज्यादा होती है, लाइट से भी ज्यादा स्पीड वाला अगर कोई इक्विपमेंट बनाते हैं तो हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, ऐसी थ्योरी मानी जाती है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ ये कि अगर आप किसी विमान से सोचते हो कि अपनी आकाश गंगा को पूरा घूम ले, अपनी आकाश गंगा को पूरा घूम ले, तो सिर्फ व्यास को घूमने में आपको कितने साल लग जाएंगे, 1 लाख वर्ष लग जाएंगे। इतनी स्पीड वाले विमान से, मोटरसाइकिल से तो फिर कल्पना ही छोड़ दो, है ना, कभी घूम सकते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी किस आकाश गंगा से बिलोंग करती है, मिल्की वे से बिलोंग करती है। और ये जो मिल्की वे है इसका आकार कैसा है, स्पाइरल है, इसकी गति कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसका व्यास कितना है, 1 लाख लाइट ईयर है। अब ध्यान देना, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसके चारों तरफ ये क्या है, इसके चारों तरफ ये सूर्य फैले हुए, जो रात में हमको तारे दिखाई देते हैं ना, भाई ये मान लेते हैं हमारा सूर्य है, इसके चारों तरफ क्या है, एकदम छोटे छोटे ग्रह है, जिसमें एक पृथ्वी भी है, जिसमें से एक पृथ्वी भी है। जब हम लोग सोते तो रात में यही तारे सब हमको दिखाई देते हैं, अपनी आकाश गंगा के, हमारी आकाश गंगा के ही सभी तारे हमको दिखाई देते हैं। अब इसके चारों तरफ ध्यान देना कि ढेर सारे सूर्य हैं, हमारी आकाश गंगा के चारों तरफ ढेर सारे सूर्य हैं। इनमें से जो सबसे नजदीक सूर्य है वो कौन सा है आपका, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। हमारे सूर्य से सबसे नजदीक जो सूर्य पड़ता है वो कौन सा है आपका, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। अब यहाँ पर अगर हम बोले कि ये वाला स्टार सबसे नजदीक मुझे दिख रहा है, तो इस स्टार का नाम क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, हमारी गैलेक्सी में ढेर सारे तारे हैं, किसी को कम ऊष्मा मिली है, किसी को ज्यादा ऊष्मा मिली है, कोई ठंडा होने के नजदीक पहुंच चुका है, तो कोई अभी बहुत ज्यादा गर्म है ना। तो इस
हिसाब से इनके अंदर से जो प्रकाश निकलता है वो भी कोई ज्यादा चमकीला है तो कोई कम चमकीला है। इनमें से जो सबसे ज्यादा ब्राइट स्टार है वो कौन सा है आपका? डॉग स्टार है, साइरस या डॉग स्टार हमारी गैलेक्सी का सबसे ब्राइटेस्ट। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी को हम क्या बोलेंगे? नियरेस्ट स्टार, हमारे सन से नियरेस्ट स्टार। और ये जो साइरस या डॉग स्टार है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ अवर गैलेक्सी। ये क्या है आपका? ब्राइटेस्ट स्टार। ठीक है, अब ध्यान देना कि जो हमारी गैलेक्सी का सेंटर है, हमारी गैलेक्सी का सेंटर, वहां से जो हमारा ये सूर्य है इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो 2700 लाइट ईयर है। कितने लाइट ईयर है? 2700 लाइट ईयर। हाँ, हमारी गैलेक्सी के सेंटर से हमारे सूर्य की दूरी कितनी है? 2700 लाइट ईयर है। अब सोचो अगर हम अपनी सिर्फ सूर्य अपने पृथ्वी से अगर यहाँ पे आना चाहें सेंटर पे तो हमको 2700 साल लग जाएंगे। सेंटर की दूसरी तरफ जाने की तो बात ही छोड़ो, सिर्फ सेंटर पे आएंगे अपनी पृथ्वी से कितने साल लग जाएंगे? 2700 साल लग जाएंगे। वो भी किस स्पीड से? जब हम जाएंगे, जब लाइट की स्पीड से जाएंगे तब इतने साल लग जाएंगे। आई बात समझ में? यहाँ पर देखो मैंने बताया कि सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार साइरस या डॉग स्टार, और सबसे नियरेस्ट कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। व्यास कितना है इसका? 1 लाख लाइट ईयर है। और यहाँ पर इसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी है? 2700 लाइट ईयर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो गैलेक्सी की इतनी इंफॉर्मेशन लेने के बाद हम लोग क्लास को यहीं पे पहुंच करते हैं। आगे क्लास हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे किस तरीके से ग्रह बने, ग्रह बनने के साथ साथ हम लोग देखेंगे पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, फिर पृथ्वी ऐसे 7 टुकड़ों में 7 कॉन्टिनेंट्स में कैसे टूटी, कौन सी थ्योरी प्रूव करती है कि 7 कॉन्टिनेंट में टूटी है। फिर 7 कॉन्टिनेंट की हम थोड़ी स्टडी करेंगे। फिर आ जाएंगे 7 कॉन्टिनेंट में एशिया में, और एशिया में फिर हम लोग इंडिया की स्टडी करेंगे। इंडिया की स्टडी करने के बाद हम लोग पंजाब की स्टडी करेंगे। ठीक है।